हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करता हूं वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करने वाले हैं। टैरिफ्स इन ट्रबल इसका टाइटल है। अब कवर करने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये आर्टिकल मैं पढ़ता रहूंगा 40 मिनट और आप देखते रहेंगे। ऐसे आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आप 10 साल भी एडिटोरियल्स देख लो ना, अलग अलग चैनल्स पे, जिसमें टीचर्स जो है पढ़ते रहे और आप देखते रहो, उससे कुछ लर्निंग खास निकलेगी नहीं। और अगर आपने 10 एडिटोरियल्स भी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लिए तो वो 10 साल की क्लासेस से भी ज्यादा हो जाएंगे। आपको खुद पढ़ना है हर सेंटेंस को मेरे साथ। वीडियो को कर लेना पॉज जहां जहां मैं बोलूं और उसी हिसाब से क्लास को प्ले करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 3-4 महीना इस चैनल से आप क्लासेस लो, हमारे कोर्सेज से कुछ पढ़ो और उसके बाद जिंदगी में कभी भी अंग्रेजी के लिए आपको कोई क्लास ना करनी पड़े। तो चलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर देना इस चैनल को अगर ये क्लासेज आपके काम आती है। कह रहा है जी, टैरिफ्स इन ट्रबल। देखिए, ट्रबल यानी मुसीबत, परेशानी। टैरिफ टैरिफ वर्ड सबको पता है। इसका मतलब होता है टैक्स या किराया। अगर आप होटल में जाते हो ना, तो वहां वैसा पूछते हो कि यार आपके कमरे का क्या किराया है, इस होटल में जो स्वीट है, बेडरूम है, उनका क्या किराया है। तो होटल के किराए को भी टैरिफ बोलते हैं। और दूसरा टैरिफ का मतलब होता है वो टैक्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजने के टाइम लगता है। कह रहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो ट्रबल में आ गए हैं, परेशानी में पड़ गए हैं। चलिए, टैरिफ वर्ड में देखने वाला यही है, इसकी स्पेलिंग देख लेना। अक्सर इसकी स्पेलिंग लोग ऐसे लिखते हैं, RRIF। आर सिंगल है और एफ डबल्स है। ठीक है, टैरिफ की स्पेलिंग को नोट करना। चलिए, कह रहा है जी, द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज डन वेल टू सर्कमस्क्राइब ट्रम्प्स प्रेसिडेंशियल पावर्स। कह रहा है जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत अच्छा काम कर दिया है ये करके, हैज डन वेल। ये फ्रेज है अंग्रेजी में, स्ट्रक्चर आपको करवाएंगे अभी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है ये करके, और क्या करके वो बताया है इन्फिनेटिव लगा के, सर्कमस्क्राइब करके, सीमित करके डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल पावर्स को या फिर राष्ट्रपति के तौर पे उनकी ताकतों को। चलिए, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज डन वेल इसकी वर्ब है, वेल यहां पे 4 साइड वर्ब है, हैज प्लस में V3 परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। टू डू वेल, टू डू समथिंग, टू डू टू डू वेल, टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है कोई काम करके बड़ा अच्छा करना। जैसे आप मेरे पास आ गए मेरे घर पे और आप भी बोर हो रहे थे, मैं भी बोर हो रहा था, तो अपने बोलते हैं ना यार अच्छा किया आप आ गए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यू हैव डन वेल टू कम टू माई हाउस। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं इन फ्रेजेस को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने का। कोई किताबी भाषा नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेज सारा दिन बोलते हैं सुबह से शाम तक। आप भी बोल सकते हो दिन में 4 वर्ड्स, 4 सेंटेंसेस। तो टू डू वेल, टू डू समथिंग, कोई काम करके बहुत अच्छा करना। चलिए, अब ये क्या होता है सर्कमस्क्राइब, डिटेल में दिखाता हूं। सर्कम से अपने पास 5 वर्ड्स बनते हैं, 4 मैंने लिख दिए, 5वां बता दूंगा। अंग्रेजी में बनते हैं 5 वर्ड्स और ये पांचों एक ही साथ आप याद कर सकते हो। पहला वर्ड है सर्कमस्क्राइब, दूसरा है सर्कमलोकेशन, तीसरा है सर्कमवेंट, चौथा है सर्कमस्पेक्ट। देखिए, सर्कम यानी सर्कल, सर्कल यानी गोल, वृत्त। समझते हैं ना आप सर्कल को। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, लोक्यूशन का मतलब होता है बोलना, वेंट का मतलब होता है जाना, गो वेंट गोन, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। अब बता दो चारों का क्या मीनिंग है। लॉजिकली अप्रोच करो ना इसको, याद क्यों करना है। सर्कम मतलब घेरा, स्क्राइब मतलब लिखना। अब बता दो सर्कम स्क्राइब का मतलब क्या है। आपकी जो भी पावर्स थी, ताकतें थी, अगर मैं उनके चारों तरफ एक घेरा मार दूं, अब मैंने क्या कर दिया, उनको सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया। मैंने एक गोल घेरा बना के सर्कम को स्क्राइब कर दिया है, आपकी सीमाएं बांध दी हैं। सर्कम स्क्राइब करना, किसी चीज को सीमाओं में बांधना। सर्कम लोक्यूशन, देखिए लोक्यूशन यानी बोलना, सर्कम यानी गोलमोल। जब आप गोलमोल बातें करते हैं ना, उन बातों को अंग्रेजी में सर्कम लोक्यूशन बोलते हैं। जब आप मुद्दे से भटकने की बात करें, कई बार आपने बोलते हैं ना यार पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ, तो तभी बोल रहे होते हैं जब सामने वाला सर्कम लोक्यूशन कर रहा होता है, घुमावदार बातें कर रहा होता है। तो सर्कम लोक्यूशन आप समझ गए, समझदारी को बोलते हैं, होशियारी को बोलते हैं। सर्कमवेंट, देखिए जब किसी जगह पे आप सीधे ना जा पाए क्योंकि रास्ते में हो रुकावटें, तो टेढ़ी उंगली से काम निकालने को या दूसरे रास्ते से कहीं जाने को बोलते हैं सर्कमवेंट करना। समझ पा रहे हो, कोई काम सीधे सीधे नहीं हो पा रहा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप जुगाड़ लगाते हैं जिंदगी में, कोई इस तरह का एडजस्टमेंट करते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमवेंट करना।
चलिए लास्ट है जी सरकमस्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब देखना, सरकम यानी चारों तरफ। अगर आप सरकमस्पेक्ट हैं तो बड़े चौकन्ने टाइप के आदमी हैं, सब तरफ आपकी निगाह रहती है, बहुत होशियार और केयरफुल है। आया समझ में? चारों वर्ड्स बैठ गए दिमाग में। मैंने मीनिंग लिखे नहीं है और मुझे ऐसा भरोसा है कि लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब अपने आप ये वर्ड जो ना आपके खुद के बन गए हैं ये। ठीक है, पांचवा वर्ड है सरकम। सरकम एम्बुलेट। ठीक है, सर्च कर लो इसको डिक्शनरी में। एम्बुलेट का मतलब होता है चलना या दौड़ना। सरकम यानी, अब देख लेना, ये वर्ड खुद से सर्च करो, सरकम एम्बुलेट क्या होता है डिक्शनरी में, गूगल में, और इसका मीनिंग कमेंट्स में डालना, खुद ही निकाल लोगे। एम्बुलेट मतलब चलना और सरकम मतलब गोल गोल। चलिए आगे बढ़े। अब जल्दी से इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाता हूं। ये ऐसे भारी भरकम वर्ड्स शुरू में एक साथ आपको दिखाएंगे 4-5 जो इस आर्टिकल में आने वाले हैं, ताकि बीच बीच में आपको बार बार पॉज ना करना पड़े। क्लास को अगेन एक लाइक और एक शेयर दें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप के अंदर आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। @official सर्च करें, टेलीग्राम पे ग्रुप अवेलेबल है। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। YT ऐप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कोर्सेज के साथ। हमारे सभी कोर्सेज क्वालिटी कोर्सेज हैं, हम खुद बनाते हैं, मेरी गाइडेंस में बने हुए हैं, मैं ही बनाता हूं इनफैक्ट, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। जैसे इंग्लिश में लिखना सीखना हो तो 450-470 रुपए के अंदर 50 घंटे का ये कोर्स है जिसमें आप अंग्रेजी में लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा सुपर हिट कोर्स है, 50,000 से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल्ड हैं पिछले 3 सालों में। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। इसी तरीके से हमारा अनलॉक कोर्स है जो एक नया कोर्स है, अभी फुल स्पीड पे इसको चला रहे हैं। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है आपके जितने भी SSC, बैंक्स, रेलवे, डिफेंस जैसे एग्जाम्स हैं उनको कवर करवाना। ग्रामर को, रीडिंग को, वोकैब को, प्रीवियस ईयर पेपर्स, PQRS, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, हर चीज आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। फुल ऑन पैकेज है इंग्लिश अनलॉक्ड। इसी के साथ आपको मिलेगा माइग्रेशन कोर्स UPSC और स्टेट सिविल सेवाओं वालों के लिए। इस कोर्स में आपको UPSC और सिविल सेवाओं के लिए हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से इंग्लिश में माइग्रेट करवाते हैं, यानी आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की तरह सिविल सेवाओं का एग्जाम जो है अप्रोच कर सकें। तो इसमें C-सेट से लेके आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, ऑप्शनल, हर चीज आपकी जो राइटिंग से रिलेटेड है, अंग्रेजी से रिलेटेड है, इस कोर्स में कवर्ड है। चलिए, ये हमारी टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस टीम पे व्हाट्सएप करके टीम से, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। चलो आ जाओ, पहला वर्ड क्या है जी? सरकमस्क्राइब। मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है, इसको देख लिया, समझ लिया आपने। किसी चीज के दायरों में बांधना, इस तरीके से गोल घेरा बना के उसकी सीमाओं को सीमित करना। द न्यू लॉ इज एम्ड एट सर्कमस्क्राइबिंग द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। यह नया लॉ जो एम्ड एट है, इसका एम है, इसका इशारा है या इसका ध्येय है कि सर्कमस्क्राइब करे, सीमित कर दे अथॉरिटी को, जुडिशरी की ताकतों को। चलिए, सीमित करने को, सीमाओं या लिमिट्स में मानने को, कंस्ट्रेन करना, कर्ब करना, चेक करना, कन्फाइन करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। और इसके लिए एक और अच्छी फ्रेजल वर्ब है जो यहां लिखी नहीं मैंने, लिख देता हूं। ठीक है, रेन इन। रेन का मतलब होता है जानवर के गले की लगाम। अगर किसी चीज को आप रेन इन कर रहे हैं तो जैसे किसी जानवर के गले में लगाम लगा करके उसको आप कंट्रोल करते हैं ना, वैसे आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है अब जानवर ही आए रेन इन लगे, कोई भी चीज को आप रेन इन कर सकते हो। चलिए, अगला वर्ड है अपना आज का कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है जी किसी चीज को उल्लंघन करना, ब्रीच करना, जो कहा गया उसको ना मानना, उससे उल्टा करना। जैसे सरकार ने टैक्स का जो है लॉ बनाया हुआ है, अब आप टैक्स नहीं दे रहे हो टाइम पे, तो आप टैक्स लॉ को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। चलिए, द इमरजेंसी इन 1970s वाज क्रिटिसाइज्ड। 1970 का आपातकाल जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया था, और क्यों? फॉर कॉन्ट्रावीनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, उल्लंघन करने के लिए संवैधानिक प्रिंसिपल्स का, कानूनों का। वॉयलेट करना, ब्रीच करना, इन्फ्रिंज करना, उल्लंघन करना। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में फ्लाउट, FLOUT। ठीक है, फ्लाउट द अथॉरिटी, फ्लाउट द नियम, फ्लाउट द रूल्स। चलिए, अगला वर्ड अपने पास आज का कन्फर। देखिए, कन्फर वर्ड जो है ना, ये प्रोवाइड या गिव वर्ड का ही एडवांस्ड सिनोनिम है। जब कोई चीज आप किसी को देते हो तो गिव लिख देते हो आप, आई गेव हिम माई सपोर्ट, ही गेव मी सम हेल्प, या कोई भी चीज। तो जो गिव करना है वही कन्फर करना होता है, बस फर्क इतना है, कन्फर के अंदर आप देते हो कोई राइट, कोई पावर, कोई अधिकार, कोई ताकत। ठीक है, चलिए, द कमिटी डिसाइडेड टू कन्फर स्पेशल पावर्स। कमिटी ने डिसाइड किया कि वो देगी खास ताकतों को, स्पेशल पावर्स को, और किस पे? ऑन द टास्क फोर्स को। ध्यान रखने की बात यही है, गिव में, प्रोवाइड में आप टू लगा के बताते हैं जिसको भी जो दिया। कन्फर में लगता है ऑन या फिर अपॉन। यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिली, द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड अ डिग्री
अपॉन या ऑन यू, ठीक है। कन्फर के साथ में टू का इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं होता, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ऑन या अपॉन। चलिए, देने को बिस्टो करना, ग्रांट करना, अकॉर्ड करना, अलॉट करना बोलते हैं। कन्फर का उल्टा है जी कुछ ले लेना, पहले दिया था वापस ले लिया। विड्रॉ करना, रिवोक करना, विदहोल्ड करना या डिनाई करना। चलिए, आज का लास्ट वर्ड अपने पास इन लिम्बो। देखिए, लिम्बो जो है ना, क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी यानी समझ गए ना, क्रिश्चियन रिलीजन में ऐसी एक जगह है जो ना नर्क है ना स्वर्ग है। ये उन लोगों के लिए जो अच्छे इंसान तो थे लेकिन क्रिश्चियन नहीं थे। क्रिश्चियनिटी को, जीसस क्राइस्ट को उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो वो कहाँ रह गए? ना स्वर्ग में गए ना नर्क में गए। अच्छे इंसान थे तो लिम्बो में रह गए, और लिम्बो में उनका हिसाब होगा और लास्ट में देखा जाएगा कि वो अच्छे इंसान थे तो स्वर्ग में भेज देंगे। तो लिम्बो को वहीं से इस फ्रेज को उठाया गया है। अगर कोई चीज इन लिम्बो होती है तो उसको हम बोलते हैं इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। हिंदी में इसके लिए अच्छा वर्ड है अधर। ना इधर है ना उधर है, अधर में है, बीचों बीच कहीं लटका है, तो बीचों बीच लटकी हुई चीजों को इन लिम्बो बोलते हैं। सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिमेन इन लिम्बो। बहुत सारे विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं बीच में अटके हैं, अधर में। और क्यों? ड्यू टू फंडिंग डिलेज, फंडिंग में डिले की वजह से, पैसे में देरी की वजह से। चलिए, इन लिम्बो को इन अबेयंस बोलते हैं। बड़ा अच्छा इसके लिए सिनोनिमस फ्रेज है एक। और इसके लिए एक अच्छा फ्रेज भी है, अप इन द एयर। 2008-2009 की एक एनिमेटेड मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी है, ऑस्कर विनिंग मूवी थी, अप इन द एयर। ठीक है ना, जरूर देखना वो मूवी। इस मूवी का मतलब भी यही है, अप इन द एयर का बीच में होना, अधर में अटका हुआ होना। चलिए, अधर का बिल्कुल उल्टा होता है जी, फाइनलाइज, डिसाइडेड, रिजॉल्व, सेटल्ड, जो चीज फाइनलाइज हो चुकी है। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास डिफैंग। देखिए, सांप के जो दांत होते हैं ना, जहरीले दांत, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं फैंग। अब बता दो, डिफैंग करना क्या होता है? किसी सांप से उसके दांत ले लेना, किसी जानवर से उसकी अटैक करने की क्षमताएं वापस ले लेना, है ना। अगर किसी भी चीज के अंदर की पावर्स को आप कम करते हो, उसको कम पावरफुल, कम इफेक्टिव, कम डेंजरस बनाते हो, निष्क्रिय करते हो या शक्तियां छीन लेते हो, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डिफैंग करना। फैंग यानी दांत, डिफैंग करना यानी जहरीले दांतों को निकाल लेना। Critics argue that the amendment may defang the judicial powers of the courts. क्रिटिक्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो संविधान में सुधार है, संशोधन है, ये शक्तियों को छीन लेगा, जुडिशियल पावर्स को, कोर्ट्स की, डिफाइन कर देगा कोर्ट को, उसकी पावर के दांत निकाल लेगा। चलिए, वीकन करना, कमजोर बनाना, अंडरमाइन करना, डिसेबल करना। और इसका बिल्कुल उल्टा है, किसी को सशक्त बनाना, पावरफुल बनाना, तो एम्पावर करना, स्ट्रेंथन करना या रीइंफोर्स, आर्म करना। चलो जी, सारे वर्ड्स हो गए हैं आज के डिटेल में। अब यही आर्टिकल में वर्ड्स आप देखोगे फिर से, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे दुनिया भर पे, उस वजह से बहुत उथल पुथल हुई बाजारों में, इकोनॉमीज में। लास्ट में जाकर के भारत जैसे कुछ देशों ने अमेरिका के शर्तों को कुछ मानते हुए, अपनी कुछ मनवाते हुए, उनसे ट्रेड डील भी कर ली। अमेरिका ने जापान से, भारत से, यूके से, सबसे ट्रेड डील कर ली है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, अमेरिकन कोर्ट में केस चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो इतना टैक्स लगा रहा है सब पे, 15%, 20%, 50%, 100%, चाइना पे 250% लगा दिया था एक बार। ये क्या टैक्स लगाने की ताकत डोनाल्ड ट्रंप के पास है? कोर्ट में फैसला ये आया कि ये पावर इस आदमी के पास कभी थी ही नहीं, और सारे टैक्स इसको एक बार हटाने पड़ेंगे। जिस कानून का इस्तेमाल इसने किया था, IEEPA, आगे दिखाएंगे उस कानून के बारे में, उस कानून में प्रेसिडेंट को पावर जो है ही नहीं टैक्स लगाने की। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, अब दुनिया और ज्यादा लिम्बो या अधर में आ गई है। पहली बात तो अमेरिका में जीत हुई है डेमोक्रेसी की, और दूसरा, अब दुनिया भर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कोर्ट की मान लें और टैक्स को जो डोनाल्ड ट्रंप को हटाना पड़ेगा तो हटा ही देगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप से जो ट्रेड डील की है उसी को आगे बढ़ाएं जैसी बातचीत पहले की थी। तो कोर्ट्स के लिए अप्रूविंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, अप्रूव कर रहा है। यूएस की कोर्ट के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है ना मजबूत, उसको जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से इसकी रीडिंग लो, खुद से पढ़ो जितना पढ़ पाओ, ठीक है। फिर मिलकर पढ़ेंगे, वीडियो को कर लो पॉज। चलिए, कह रहा है जी, इन अ मेजर ब्लो टू अ सेंट्रल पिलर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी, द कंट्री सुप्रीम कोर्ट और स्कॉटस हैज रूल्ड बाय अ 6-3 margin that his use of international emergency economic powers or IEEPA to impose tariffs on numerous countries is not in accordance with the law and must be struck down.
मैं हाइलाइटर ले लेता हूं साथ में ताकि आप देख पाओ मेरा कर्सर कहाँ है, ठीक है। कह रहा है जी एक बहुत मेजर ब्लो में, ब्लो का मतलब होता है चोट, झटका, स्ट्राइक, मार। कह रहा है जी एक बड़ी मार के साथ, और मार किसको पड़ी है तू लगा के बताएगा। जो मेन मुद्दा था या सेंट्रल पिलर था अमेरिकन प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी का, कह रहा हुआ क्या उसमें, कह रहा है उसकी फॉरेन पॉलिसी के मेन मुद्दे पे मार मारते हुए कंट्री की जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, जिसको स्कॉटस बोलते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्कॉटस, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया है, ये फैसला दे दिया है 6-3 के एक मार्जिन से। वो फैसला ये है कि जो इस आदमी का जो इस्तेमाल करने का काम था ना, इस तरह के कानून को, IEEPA को, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को, और क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया था ताकि वो थोपे या इंपोज करे या लगाए टैक्सेस या टैरिफ्स बहुत सारे देशों पे, न्यूमरस कंट्रीज पे। कह रहा है उनका कोर्ट का ये मानना है कि इनका ये जो इस्तेमाल का काम था ये इन अकॉर्डेंस विद है ही नहीं, ये हिसाब से है ही नहीं, एक तो कानून के, और दूसरा इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाना चाहिए पैसिव वॉइस लगा के, इट मस्ट बी स्ट्रक डाउन। ये है सेंटेंस। अगर सेंटेंस पूछा जाए तो इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है, रूल करना किसी फैसले को सुनाना। अब रूलिंग क्या है, रूलिंग दैट के बाद बताई गई है पूरी की पूरी कि इस भाई साहब ने जो टैक्स लगाए थे इस कानून का हवाला दे करके, वो कानून जो है, टैक्स जो है उस कानून के हिसाब से गलत है और इन टैक्सेस को हटाना होगा, गिराना होगा, स्ट्राइक डाउन करना होगा। स्ट्राइक डाउन करने का मतलब ही होता है मार गिराना, किसी चीज को नीचे फेंक देना। और ये सारा काम ऐसे हुआ है कि एक बड़ा सा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप, जो सबसे ज्यादा अपनी फॉरेन पॉलिसी का पिलर बना करके बैठे थे टैक्सेस को, उस टैक्सेस की स्कीम को बड़ा ब्लो मारते हुए सारा काम हुआ है। समझ गए सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लेना, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब, स्कॉटस की वर्ब है हैज रूल्ड, हैज प्लस में V3 परफेक्ट टेंस। यूज की दो वर्ब्स हैं, पहला है इज एक्टिव में, दूसरा है मस्ट बी स्ट्रक डाउन पैसिव में। ये इस्तेमाल जो है कानून के हिसाब से नहीं है, और ये जो इस्तेमाल था इसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए था। एक्टिव पैसिव जरूर पकड़ना है। सारे सब्जेक्ट्स ग्रीन में, सारी वर्ब्स आपको पिंक में मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और कुछ देखने वाला बचा नहीं है। ब्लो का मतलब मैंने आपको बता दिया, मार या झटका, चोट समझ लो। इसके लिए शॉक, सेटबैक या फियास्को, इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है। फियास्को या सेटबैक का मतलब है बड़ा झटका, बड़ी नाकामयाबी। स्ट्राइक डाउन करना, स्ट्राइक यानी मारना, डाउन मतलब गिराना, किसी चीज को खत्म कर देना मार गिरा के। इन अकॉर्डेंस विद यानी के हिसाब से, इसको इन लाइन विद, इन अग्रीमेंट विद भी बोलते हैं। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर क्या करना है, आराम से रीडिंग लो, पढ़ लो इसको, जितना पढ़ सको मीनिंग निकालो। कह रहा है जी इस चीज के साथ ही, विद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स एंड 2 अदर कंजर्वेटिव जस्टिसेस अपॉइंटेड बाय मिस्टर ट्रम्प साइडिंग विद द 3 लिबरल जस्टिसेस ऑन द सब्जेक्ट। देखो ये विद लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है कोमा, पूरी की पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक एक्शन बता रहा है जो इस पूरी मेन बात के साथ में हुआ था। कह रहा है जी इस चीज के साथ ही विद, अब वो पूरी चीज जो है ना यहाँ कोमा तक लिखी हुई है, वो चीज ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं यूएस के जॉन रॉबर्ट्स, और उनके 2 कंजर्वेटिव या फिर यूं कहते हैं कि राइट विंग, कंजर्वेटिव यानी राइट विंग, जो उनके 2 जजेस भी हैं, जिनको अपॉइंट भी किया था मिस्टर ट्रंप ने। कह रहा है जी इन तीनों के साइड विद करने के साथ ही या साइड में आ जाने के साथ ही, किसी के हक में किसी के साथ खड़े हो जाने के साथ ही, साइड विद करना किसी के साथ में साइड में खड़े हो जाना। कह रहे हैं इन तीनों के हक में या साथ में खड़े हो जाने के साथ ही 3 लिबरल जस्टिस के या 3 लेफ्ट विंग जस्टिस के इस पूरे मामले पे। कह रहा हुआ क्या, कह रहे इसके साथ हुआ ये, द कोर्ट रूल्ड दैट मिस्टर ट्रम्प्स असर्शन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर टू यूनिलैटरली impose tariffs of unlimited amount, duration and scope is contravened by the absence of clear congressional authorization। कोर्ट ने ये रूल किया है, कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो ट्रम्प साहब हैं, इनका जो असर्शन है ना, जो दावा है, और किस चीज का, कि इनके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है, जरूरत से ज्यादा ताकतें हैं इनके पास, और किस चीज की, यूनिलेटरली यानी एक तरफा तरीके से इंपोज करने की, थोप देने की टैक्सेस को। यूनिलेटरल यानी यूनो प्लस में लेटरल, एक तरफा, यूनो मतलब एक। भारत ने अमेरिका से कुछ बातचीत नहीं की, कोई बहसबाजी नहीं हुई, बस अमेरिका ने सोचा कि लगाएंगे टैरिफ तो लगाएंगे, 50% ठोक दिए। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है ना, कि ये कहता है कि मेरे पास तो एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर है कि मैं बैठे बैठे यहीं से ही यूनिलेटरली लगा सकता हूं टैरिफ, जो अनलिमिटेड अमाउंट का होगा, जिसकी ड्यूरेशन भी कोई फिक्स नहीं होगी, और वो किसी भी चीज पे कितना भी लग सकता है, स्कोप उसका दायरा भी कितना भी होगा। कह रहा है कोर्ट ने ये रूल किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहम में है,
इनकी ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे दावे हैं, ये कॉन्ट्रावीन्ड हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहे हैं एब्सेंस की वजह से, नामौजूदगी की वजह से, कांग्रेशनल ऑथराइजेशन की, वहां की पार्लियामेंट से सहमति के। कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अनलिमिटेड पावर्स हैं, ये पावर्स इसके पास नहीं है। कोर्ट का ये कहना है ये पावर्स तभी आएंगी प्रेसिडेंट के पास जब साफ तौर पे अमेरिका की कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट ऑथराइज कर दे या फिर सहमति दे दे इस पावर को एक्सरसाइज करने की। चलिए, सेंटेंस थोड़ा लंबा था। सेंटेंस शुरू तो यहीं से हुआ है, कोर्ट की वो रूल करना, रूलिंग देना, फैसला देना। ये कोर्ट ने जब रूल किया, ये इस चीज के साथ ही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जजेस को राइट विंग का समझ करके अपॉइंट किया था, वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए लेफ्ट विंग के जजेस के साथ। असर्शन का मतलब होता है दावा। अच्छा, इस कॉन्ट्रावेंट यानी किसी चीज का कॉन्ट्रावेंशन में होना, उल्लंघन में होना। एब्सेंस यानी नामौजूदगी। यूनिलेटरल यानी जो एक तरफा हो, बाइलेटरल यानी जो दो तरफा हो, ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, मल्टीलेटरल, तीन तरफा, चार तरफा और बहुतरफा, है ना, बहुआयामी। तो ये ऐसे लेटरल वाले सारे वर्ड्स को एक साथ दिमाग में बिठा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंजर्वेटिव और लिबरल क्या होते हैं? हर देश के अंदर वामपंथी और दक्षिणपंथी होते हैं, आपको पता होगा, राइट विंग और लेफ्ट विंग, दोनों से मिल करके ही देश चलता है। विंग का मतलब क्या होता है? पंख। क्या पंछी एक पंख से उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा ना। तो राइट विंग वाले क्या होते हैं? मेजोरिटी के साथ में होंगे, धर्म के साथ में होंगे। लेफ्ट विंग वाले क्या होंगे? माइनॉरिटी के साथ में होंगे, चेंज के साथ होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो राइट विंग के जजेस थे, अमेरिका में पावर होती है प्रेसिडेंट को कि अपने हिसाब से जज को अपॉइंट कर सको। तो डोनाल्ड ट्रंप का राइट विंग के जो जज थे वही लेफ्ट विंग वालों के साथ मिल गए इनके हरकतों की वजह से। कह रहा जी, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द IEEPA कंटेन्स नो रेफरेंस टू टैरिफ्स और ड्यूटीज। कह रहा है ये भी ऑब्जर्व किया, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, इट ऑल्सो ऑब्जर्व, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्ट है ना, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, डोनाल्ड ट्रंप जिसका हवाला देते हैं, कह रहा है ये एक्ट कंटेन करता था या रखता था कोई भी जिक्र नहीं, कोई भी रेफरेंस नहीं टैक्सेस का और ड्यूटीज का, टैरिफ्स का और टैक्सेस का। कह रहा है जी, और ये भी एंड दैट द एग्जीक्यूटिव हैड नॉट आइडेंटिफाइड एनी स्टैट्यूट। जो एग्जीक्यूटिव है, अमेरिका की सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? कार्यपालिका। उसने आइडेंटिफाई ही नहीं किया, उसने ढूंढ के पहचाना ही नहीं कोई भी ऐसा स्टैट्यूट या कानून दैट यूज द वर्ड रेगुलेट टू ऑथराइज टैक्सेशन, जो यूज करता हो इस शब्द को, जो है रेगुलेट करना, ताकि टैक्सेस को ऑथराइज किया जा सके, इन सारे टैक्सेस को लगाया जा सके। तो ये एक प्रोसीजरल मामला बन गया है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इस एक्ट में मुझे पावर मिली थी तो मैंने लगा दिया। कोर्ट ने बोला ठीक है लगा दिया, लेकिन इस एक्ट में जो लगाया ना ये गलत है। ये एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ तुम लगा सकते हो टैरिफ। अब लगाने हैं तो कहीं से ढूंढ के लाओ कोई और कानून, नया स्टैट्यूट, और फिर लगा के दिखा दो, फिर हम मान लेंगे। चलिए, इट की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, IPA की वर्ब है कंटेन करना यानी रखना, रेफरेंस होता है इशारा, जिक्र या मेंशन, टैरिफ यानी टैक्स, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका या फिर यूं समझ लो सरकार। भारत में एग्जीक्यूटिव कौन है? मोदी सरकार। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव कौन है? ट्रंप सरकार। एग्जीक्यूटिव ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, पहचाना नहीं था किसी भी स्टैट्यूट को या कानून को। दैट आया है स्टैट्यूट के लिए, दैट की वर्ब है यूज्ड। अब इस वर्ड को देख लो, स्टैट्यूट। अजीब सा वर्ड है ना सुनने में। आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा अंग्रेजी में, स्टैचू। स्टैचू यानी पुतला, बुत, मूर्ति, एफिजी। स्टैचू वर्ड में ही अगर टी लगा दें तब ये वर्ड स्टैट्यूट बनता है। इसका मतलब होता है कानून या फिर कोई लॉ, लेजिस्लेशन, है ना, नियम, कायदा। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इस टी को देख लेना, इस टी वाले को हम कानून बोलते हैं, बिना टी वाले को हम पुतला बोलते हैं। स्टैट्यूट से ही एडजेक्टिव फॉर्म बनता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूट यानी कानून, स्टैट्यूटरी यानी जो कानून के हिसाब से सही हो, जो वैधानिक हो। ठीक है, वैधानिक चेतावनी सिगरेट के पैकेट में मिलेगी आपको, टबाको कॉजेज कैंसर, टबाको से टैक्स होता है, तो वो स्टैट्यूटरी वार्निंग है। कानून के हिसाब से वो वार्निंग जो है सिगरेट कंपनियों को छापनी पड़ती है, मजबूरी में छापनी पड़ती है, वैधानिक है। चलिए, ये वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे हैं स्टैट्यूटरी, और दूसरा जो स्टैच्यू से वर्ड बनता है एडजेक्टिव, वो बनता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी, ठीक है, इसमें टी का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो आगे आओ, नेक्स्ट पैराग्राफ। जरूर से रीडिंग लेना साथ साथ में, है ना। कह रहा है जी, आर्ग्यूइंग दैट अंटिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज रेड IEEPA टू कन्फर सच पावर्स। कह रहे फिर ये आर्ग्यू करते हुए वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना रखी हो, तो मतलब ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म एक साइमल्टेनियस एक्शन को बता रही है। कह रहा है जी, मेन काम तो जो हुआ सो हुआ, वो आगे देखेंगे।
कह रहा है जो एक्स्ट्रा काम ये हो रहा था उसको होते हुए, करते हुए, आर्ग्यू करते हुए, दैट इस बात को कि अंटिल नाउ यानी अभी तक कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आया जो जिसने रीड किया हो IAAPA को इस तरीके से कि वो कन्फर कर सके इतनी पावर्स को, दे सके इतनी ताकतें खुद को। कह रहा जी ये आर्ग्यू करते हुए कोर्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले कोई भी प्रेसिडेंट का दिमाग इतना सिरफिरा नहीं था जिसने इस कानून का हवाला करके अपने आप को इतना ताकतवर बनाया हो। कह रहा हुआ क्या, कह रहा ऐसा करते हुए स्कॉटस जो है, अब स्कॉटस कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है ना स्कॉटस। जब भी आपको कोई मिले ना शॉर्ट फॉर्म वगैरह कहीं भी किसी भी आर्टिकल में या पैसेज में, ध्यान दिया करो उनकी तरफ। स्कॉटस 2 बार आ चुका है पहले। स्कॉटस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहा आर्ग्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया, ये डिसीजन दिया, कंक्लूजन दिया कि सारी जो एविडेंस है जो अवेलेबल है और उसकी जो रीडिंग है, उस एविडेंस को पढ़ने का जो तरीका है, जो उसमें से रीड करके निकल के आता है, और किसका? स्टैट्यूट्स का, कानून का, वो यही इंप्लाई करता है, उसका यही इशारा है दैट द कोर्ट बिलीव्ड दैट IAAPA डज नॉट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू इम्पोज टैरिफ्स। कि कोर्ट का ये मानना है कि IAAPA नहीं ऑथराइज करता, नहीं ताकत देता, नहीं अधिकार देता प्रेसिडेंट को ऐसे टैरिफ्स को लगाने का। तो कानून के हिसाब से इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के देखा अमेरिका के कानूनों के, फिर इन्होंने बताया कि ये कानून जो आपने लगा करके टैक्स लगाए हैं इसके अंदर टैक्स नहीं लग सकते। चलिए, प्रेसिडेंट की वर्ब है हैज रेड, हैज प्लस में V3। स्कॉटस की वर्ब है कंक्लूडेड, द लगा हुआ है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है। कन्फर करना यानी देना, एविडेंस यानी सबूत, और रीडिंग, इन दोनों की वर्ब है इम्प्लाइड। सारे सबूत भी यही बताते हैं, और जो सारे स्टैट्यूट्स की रीडिंग है, सारे कानूनों का जो है ना स्टडी है, वो भी यही बताती है। इंप्लाई करना यानी इशारा करना। कोर्ट की वर्ब है बिलीव्ड। कह रहा है जी अनसरप्राइजिंगली मिस्टर ट्रंप रिएक्टेड एंग्रीली ऑन सोशल मीडिया पोस्टिंग दैट ही वुड बी रेजिंग हिज ग्लोबल टैरिफ्स रेट टू 15%। कह रहा है जी अब इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है, अचंबा नहीं है। अनसरप्राइजिंगली, बिना किसी अचंबे के, हुआ क्या? जो सोचा था वही हुआ। ट्रंप ने रिएक्ट किया या अपनी प्रतिक्रिया दी बड़े गुस्से वाली, एंग्रीली। और किस पे? सोशल मीडिया पे। ये पोस्ट करते हुए, ये लिखते हुए कि वो रेज कर देगा, ही वुड बी रेजिंग, और किसको? अपने दुनिया भर में जो बेस टैरिफ रेट है उसको 10 से 15% पे। और कब करेगा ये? आफ्टर इनिशियली सजेस्टिंग दैट इट वुड बी इम्पोज्ड एट 10%। कह रहा है जी शुरू में ये सजेस्ट करने के बाद में कि ये इंपोज किया जाएगा 10% पे। तो ट्रंप है, आपको पता ही है, नार्सिसिस्ट आदमी है ना। इन्होंने क्या बोला कि करने दो कोर्ट जो भी करती है। इन्होंने खुद का एक अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है सोशल मीडिया, ट्विटर जैसा, ट्रुथ बोलते हैं उसको, ट्रुथ सोशल। तो वहां पे इन्होंने पोस्ट करके लिखा कि पहले लिखा मैं तो लगाऊंगा 10%, फिर बोला अब नहीं, अब 10 नहीं है, मैं 15 लगाऊंगा, है ना, ऐसा इनका कहना है। और ये कैसे लगाएगा? कह रहा जी ये लगाएंगे अंडर द अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के अंडर लगाएंगे, उस ताकत के सहारे लगाएंगे, कन्फर्ड टू व्हाइट हाउस, जो दी गई है व्हाइट हाउस को, कन्फर की गई है फॉर 150 डेज, 150 दिन के लिए, अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो इनको एक शॉर्ट टर्म टैक्स लगाने का एक सिस्टम मिला हुआ है 150 दिन तक, 4-5 महीने तक लगा सकते हैं। कह रहा है कि एक बार 5 महीने के लिए तो मैं 10 का 15% करूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया। चलिए, ट्रंप की वर्ब है रिएक्टेड, ही आया ट्रंप के लिए, वर्ब है इसकी वुड बी रेजिंग, इट की वर्ब है वुड बी इम्पोज्ड। अच्छा, कन्फर करना, किसी को कुछ देना। याद रखें कन्फर के बाद में क्या लगता है? ऑन या अपॉन। गिव समथिंग टू समवन चलेगा, लेकिन कन्फर समथिंग ऑन या अपॉन समवन आप लिखते हैं। द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड अ डिग्री अपॉन हर, ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसा लिख रहे हो ना, द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड अ डिग्री टू हर, तो गलत हो जाएगा। फिर कन्फर मत लिखो, फिर लिखो गेव, है ना। गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, द यूनिवर्सिटी गेव अ डिग्री टू हर। चलिए, ये याद रखेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन आज की क्लास में आपसे पूछी हुई है लास्ट के क्विज में। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी टैरिफ्स इम्पोज्ड अंडर लॉज अदर देन द IAAPA इंक्लूडिंग दोज ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील अंडर सेक्शन 232 of the Trade Expansion Act of 1962 are unaffected by this ruling। लंबा सेंटेंस है, ये रुक जाओ। कह रहा है अब ये सारे जो टैरिफ हैं जो इंपोज किए गए थे, लगाए गए थे, इंपोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, टैरिफ्स के बारे में कुछ बता रही है। सारे टैक्स जो लगाए गए थे उन लॉज के अंडर में IAAPA को छोड़ करके, उसके अलावा कह रहा है कि जिसमें शामिल हैं दोज वो वाले भी जो अल्युमिनियम और स्टील पे इन्होंने लगाए थे।
सेक्शन 232 के तहत ट्रेड एक्सपांशन एक्ट का अमेरिका में जो 1962 में बना है। कह रहा है ये सारे टैरिफ IEEPA के छोड़ दो, सारे दूसरे टैरिफ्स आर अनअफेक्टेड, वो प्रभावित बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ IEEPA जो है ना टैरिफ, इनको ही हटाया है, बाकी सारे जो इधर उधर लगाए हैं ट्रंप ने वो सारे के सारे सही हैं, लगे रहेंगे। और कह रहा है जी ये अनअफेक्टेड किससे हैं? ये अप्रभावित हैं, अनअफेक्टेड हैं बाय दिस रूलिंग, इस कोर्ट की रूलिंग के द्वारा। कह रहा है जी ऑल्दो मिस्टर ट्रंप वुड फेस challenges in bringing fresh tariff rounds under this umbrella। कह रहा लेकिन अब ट्रंप जरूर फेस करेंगे, वुड फेस बहुत सारी चुनौतियों को लाने में, ब्रिंग करने में, और नए ताजा टैरिफ के राउंड्स को या टैरिफ के, समझ गए ना, अलग अलग टाइप के टैरिफ्स को अपनी अम्ब्रेला के अंडर। तो इधर उधर जो इन्होंने लगाए थे वो लगे रहेंगे, लेकिन अब नया वहां भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको डर ये होगा कि फिर मैंने कोई टैक्स लगाया किसी और कानून में, किसी और कंट्री पे, इंडिया, चाइना, ब्राजील पे, फिर कोई कोर्ट में चला जाएगा, ये बाकी जो लगे हुए हैं ये भी हटवा देंगे कोर्ट से। तो अब इनको कई चैलेंज सामने जो है इनके खड़े हैं। चलिए, सब्जेक्ट है टैरिफ्स, प्लूरल नाउन है, वर्ब है इसकी आर, अनअफेक्टेड यहाँ एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अनअफेक्टेड यानी जो प्रभावित ना हो। ट्रम्प की वर्ब है वुड फेस, फेस का मतलब है सामना करना किसी चीज को। कह रहा है जी while multiple countries were slapped with tariffs earlier, including India, at a whopping overall rate of 50%, owing to Washington's objections to New Delhi purchasing oil from Russia. The impact of the Scottish ruling will vary based on the specifics of trade agreements struck. अब कह रहा है इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ क्या होगा। कह रहा है जी जहां बहुत सारे देश स्लैप किए गए थे, थप्पड़ मार के लगाए गए थे। अंग्रेजी में स्लैप वर्ड का मतलब होता है थप्पड़ मारना, लेकिन अगर आप पे कोई फाइन लगे, टैरिफ लगे, पनिशमेंट लगे, थप्पड़ तो नहीं पड़ा लेकिन वो पनिशमेंट, फाइन, टैरिफ ही थप्पड़ है आपके लिए, तो वहां भी ये वर्ड यूज हो जाता है। कह रहा है जी जहां बहुत सारी कंट्रियों को टैरिफ नुमा थप्पड़ पड़े थे, वर स्लैप्ड विद टैरिफ्स, कह रहा है पहले यानी अर्लियर, जिसमें शामिल है हमारा प्यारा भारत भी। और हम पे तो कितना बड़ा थप्पड़ लगा था, हम पे लगा था वूपिंग, वूपिंग का मतलब होता है मैसिव, ओवरऑल रेट जो है 50% का थप्पड़ था हम पे। और क्यों था भाई? वो इसलिए था ओइंग टू यानी बिकॉज ऑफ वॉशिंगटन को जो ऑब्जेक्शन थी, चिढ़ थी, जो हमारा विरोध था, और किस चीज का? नई दिल्ली के खरीदने का, परचेज करने का ऑयल को रशिया से। कह रहा है जी जहां बहुत सारी कंट्रीज पे टैरिफ नुमा थप्पड़ लगे हुए थे, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसपे तो 50% का टैरिफ लगा हुआ था। अब हुआ क्या? अब मेन बात यहां से शुरू हुई है, ये शुरू वाली बात जो थी ये तो बैकग्राउंड है। कह रहा मेन बात ये है जी द इम्पैक्ट ऑफ द स्कॉटिश रूलिंग, जो असर है सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का, वो वेरी करेगा, वो निर्भर करेगा, अलग अलग डिपेंड करेगा चीजों पे। वेरी करना यानी अलग अलग टाइप का होना, तो वेरी करेगा बेस्ड ऑन या आधार पे स्पेसिफिक्स के या उन डिटेल्स के जो ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रक हो चुके हैं, पहले से ट्रेड एग्रीमेंट जो है स्ट्राइक कर दिए गए हैं। तो हमने अमेरिका से क्या एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से ये हमें जो है रूलिंग जो इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, चलिए कंट्रीज की वो है वर स्लैप्ड, पैसिव वॉइस में स्लैप विद करना, अगेन पनिशमेंट का, टैरिफ का, टैक्स का थप्पड़ किसी को मारना। चलिए वूपिंग ये वर्ड आता है बहुत बार, इसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी अमाउंट, है ना, 50% का टैक्स लगा हुआ था भारत पे। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या थैंक्स टू, की वजह से। ये चारों फ्रेजेस एक ही बात करते हैं, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और थैंक्स टू। इंपैक्ट की वो है विल वेरी। चलिए स्पेसिफिक्स यानी किसी चीज के अंदर की माइनर डिटेल्स, इसको न्यूआंसेस भी बोलते हैं, बारीकियां। स्पेसिफिक और न्यूआंसेस दोनों का मतलब होता है किसी अंदर की चीज के अंदर की बारीकियां। चलिए बढ़े आगे। स्ट्रक यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एग्रीमेंट के लिए आया है वो एग्रीमेंट जो स्ट्राइक कर दिए गए हैं, जिनको पहले से बना दिया गया है। चलिए जी लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट है, सेकंड लास्ट है, देख लो फटाफट इसको। चलिए बहुत आसान है ये, है ना। कह रहा है जी इंडियन निगोशिएटर्स सीकिंग टू कंक्लूड द टर्म्स ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर फीलिंग। कह रहा है भारत की तरफ से जो निगोशिएटर हैं, हमारे पीयूष गोयल साहब, हमारे जयशंकर साहब, जिन्होंने बातचीत की, निगोशिएट किया है ना इन टैरिफ्स को, कह रहा है जी जो कोशिश कर रहे थे कंक्लूड करने की ट्रेड डील को या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की टर्म्स को, कह रहा है जी उनको अब ब्लेम नहीं किया जाएगा, उन पे बिल्कुल भी आरोप नहीं लगेगा इस चीज को महसूस करने का या फील करने का। और क्या फील करने का? लाइक दे वर सस्पेंडेड इन लिम्बो, जैसे कि वो फंसे हुए हैं अधर में, जैसे कि वो बीच में कहीं लटके हुए हैं। भैया आपने इतनी मेहनत करके अमेरिका को मनाया कि टैरिफ कम कर दो, हम आपको फार्म एक्सेस देंगे, आपका कॉर्न, आपका चावल हमारे यहाँ बिकने लगेगा, है ना,
कह रहा है जी अब इन सभी जो है बड़े मिनिस्टर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो ये चीज सोचने में कि ये सब के सब सोच रहे होंगे हम तो बीच में अटक गए, अमेरिका को मना भी लिया लेकिन टैरिफ तो अमेरिका की सरकार से हट गए पहले ही, है ना, कोर्ट से। अब क्या मनाया अमेरिका को, किस चीज के लिए मनाया? कह रहा है जी और ये तभी हुआ है आफ्टर द रूलिंग हैज चेंज्ड द टर्म्स ऑफ डिबेट। कह रहा है ये तब हुआ है जब रूलिंग ने बदल के ही रख दिया है सारी टर्म्स को, सारी कंडीशंस को डिबेट की या बहस की दोनों देशों के बीच। और बहस थी ऑन विच सेक्टर्स टू ओपन अप, कि कौन से सेक्टर को ओपन अप करेगा सामने वाला देश टू कंसेशनरी रेट्स के लिए या कम टैक्सेस के लिए इन बायलेटरल ट्रेड, दो तरफा ट्रेड में। और ये तब था कह रहा है जी स्पेशली आफ्टर द अमेरिकन साइड्स यूनिटी पोटेंशियल हैज नाउ बीन डिफाइंड टू एन एक्सटेंट। ये खास करके तब जब अमेरिका की तरफ से जो प्यूनिटिव पोटेंशियल है, पनिशमेंट देने की जो ताकत है, अब वो डिफाइंग हो गई है, उसके दांत निकाल दिए गए हैं कुछ हद तक टू एन एक्सटेंट। समझ पा रहे हो ना? एक बहुत शक्तिशाली आदमी जो आपको परेशान कर रहा था, आपने उससे एक डील की कि यार तू परेशान मत कर, मेरे को क्या चाहिए तुझे ला के देता हूं मैं। अगले दिन आपको पता लगा जी उससे डील तो कर ली लेकिन उस आदमी के हाथ पांव तोड़ के चला गया कोई और। अब वो शक्तिशाली है ही नहीं। अब वो कह रहा है चलो ठीक है डील पे तो रहोगे ना। तो हमारे भारत के निगोशिएटर जो है वो यही सोच रहे हैं हम तो लिम्बो में फंस गए, डील को निभाएं या ना निभाएं। चलिए, निगोशिएटर्स की वर्ब वुड नॉट बी ब्लेम्ड, दे की वर्ब वर सस्पेंडेड इन लिम्बो का मतलब होता है अदर में होना। ये चारों पांचों फ्रेजेस जब आप बीच में कहीं अटके होते हैं तो वहां यूज होते हैं। इन लिम्बो, इन अबेयंस, एट अ स्टैंड स्टिल, अप इन द एयर और हैंग इन बैलेंस। बड़े अच्छे फ्रेजेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, कहीं लिख लेना इनको। बीच में अटकने को, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी को, ये सारे के सारे फ्रेजेस बताते हैं। ठीक है, रूलिंग की वर्ब हैज चेंज्ड, रूलिंग ने बदल दिया है उन सारी टर्म्स को जो है बहस की, कि कौन से सेक्टर खोलेंगे अमेरिका के लिए कम टैक्स लगा करके दो तरफा रेट्स में। और ये तब हुआ है जब अमेरिका की सारी शक्तियां, सारी ताकतें, उनके दांत निकाल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। प्यूनिटी पोटेंशियल जो है उनकी पनिशमेंट देने की क्षमता खत्म हो गई है। कह रहा है जी एट अ ब्रॉडर लेवल द रूलिंग इज टू बी वेलकम्ड बाय एनीवन। कह रहा है जी एक बड़े लेवल पे देखो ना तो ये रूलिंग जो है इसको वेलकम किया जाना चाहिए किसी भी इंसान के द्वारा। और कौन इंसान? वैल्यूइंग रॉबस्ट डेमोक्रेटिक चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी इंसान जो वैल्यू करता हो, जो कीमत समझता हो एक मजबूत, रॉबस्ट, लोकतांत्रिक चेक्स और बैलेंसेस के सिस्टम की या फिर ओवरसाइट के मैकेनिज्म की। भाई अपने डेमोक्रेसी में बैठे हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि जो भी कुछ गलत करेगा तो कोर्ट खड़ी है आगे। तो कह रहा है जी दुनिया में कोई भी आदमी जो डेमोक्रेसी में बिलीव करता हो उसको बड़ी खुशी होगी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को देख करके, कि चेक्स एंड बैलेंसेस चाहे डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो उसके सामने भी, सरकार के सामने भी जो है जुडिशरी अपना स्टैंड सामने रखती है। चलिए, रूलिंग की वर्ब इज रॉबस्ट यानी मजबूत, चेक्स एंड बैलेंस मैंने आपको बता दिया। किसी भी चीज को जब अति ना होने दें, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें तो ऐसे मैकेनिज्म को, सिस्टम को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। चलिए, लास्ट एक दो सेंटेंसेस रह गए, इनको फटाफट पढ़ो ताकि फिर क्लास को कंक्लूड करें आज की। चलिए जरूर से इसको रीडिंग देना। कह रहा है द टू एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ मिस्टर ट्रंप हैव स्ट्रेच्ड एंड इन सम केसेस एक्सीडेड द स्कोप ऑफ परमिसिबल पॉलिसी एक्शंस। कह रहे दो बार जो प्रशासन बना है ट्रंप का, पहले 16 से 20, दूसरा ये 26 से 30, अब जो बनेगा 29 तक, 28 तक। कह रहे दो सरकारें जो बनी हैं ट्रंप की, उन्होंने स्ट्रेच कर दिया है, च्युइंगम की तरह, धागे की तरह खींच दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। और कुछ केसेस में तो इन्होंने एक्सीड भी कर दिया है, क्रॉस भी कर दिया है। और किसको? उस स्कोप को, दायरे को जो है परमिट की गई पॉलिसी एक्शंस का अंडर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ के अंडर। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा यही सोचते हैं कि जो पावर मुझे मिली है मैं उसको और खींच के और बड़ा करूंगा, कभी कभी तो उस पावर को एक्सीड कर दूंगा, मदरों को उठा के ले आऊंगा उसके घर से। तो दोनों बार ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने यही देखा है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैव स्ट्रेच्ड, दूसरी वर्ब है हैव एक्सटेंडेड एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। स्कोप यानी दायरा, परमिसिबल यानी जिसकी परमिट आपको मिला हो। कह रहा है जी अंटिल दिस रूलिंग बाय द कोर्ट देयर हैज बीन अ डेफनिंग साइलेंस ऑन कंटेनिंग सच एक्शंस। कह रहा है जब तक ये रूलिंग आई नहीं थी ना कोर्ट से, अंटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो। कह रहा है जब तक ऐसा नहीं हुआ था, कोर्ट का ये फैसला नहीं आया था, तो एक डेफनिंग साइलेंस थी तब तक, या फिर बहरा कर देने वाली एक चुप्पी थी। और किस चीज को? साइलेंस तो आप समझते हैं, चुप्पी, डेफनिंग यानी जो बहरा कर दे।
और ये चुप्पी थी कंटेन करने को लेकर के, लिमिट करने को लेकर के इस प्रकार की हरकतों को अतरंगी जो डोनाल्ड ट्रंप करता है। और कह रहा कैसे? बाय इंस्टीट्यूशंस रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इन हरकतों को कंटेन किया जाना था ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा जिनकी जड़ें जमी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में, संविधान की ताकतों में, जैसे कि जुडिशरी। सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट में दम होना चाहिए ना अपनी बात मनवाने का। तो अभी तक तो क्या दुनिया में एक बहरा कर देने वाली चुप्पी सी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के गले में घंटी कौन बांधेगा, ऐसे एक्शंस को कौन कंटेन करेगा, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का जो संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करके ट्रंप के सामने खड़ा हो। अब कह रहा है, वही बता रहा आगे, दैट आर केपेबल ऑफ इम्पोजिंग अ काउंटरवेलिंग फोर्स। वो इंस्टीट्यूशन सरकारी जो केपेबल हैं, जो सक्षम हैं लगाने के एक ऐसी ताकत को जो काउंटरवेल करती हो, चीजों को बैलेंस करती हो, सामने से जवाब देती हो। तो ये एक्चुअल में हमारे ऐसी कंट्रीज के ऊपर एक तंज कसा गया है ना। कहने को तो हम भी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन आपको पता है हमारी जुडिशरी कितनी है ना इंडिपेंडेंट है इन मामलों के अंदर। तो ऐसा देख के लगता था दुनिया भर में चुप्पी सी थी बहरा कर देने वाली कि कौन डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा होगा। चलिए, साइलेंस की वर्ब है हैज बीन, कंटेन करना, किसी चीज को लिमिट करना, सीमाओं में बांधना। डेफनिंग यानी जो आपको बहरा कर दे। वो इंस्टीट्यूशंस जो रूटेड हैं, जिनकी जड़ें बसी हुई हैं संविधान में, जैसे कि जुडिशरी। दैट आया अथॉरिटी के लिए, दैट की वर्ब है काउंटरवेल करना, यानी सामने से बैलेंस करना। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। लास्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पढ़ने में, कोई बात नहीं, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी पढ़ना चाहिए ना। अगर आपका एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग 60-65% आ रहा है और आपके अभी 50 एडिटोरियल्स नहीं हुए हैं, ठीक है, 65 भी क्यों, मान लो 50 भी आ रहा है ना, तो भी आप सही रास्ते पे हो। बात ये है कि ये 50 से आप 100 पे कैसे जाओगे? क्या आप उतनी मेहनत करने के तैयार हो? क्योंकि 40-50% सबको समझ में आ जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको कर लो सॉल्व। वीडियो कर लेना पॉज, पहले ट्राई दो। ये जो फ्रेज लिखा हुआ था डिफाइंड टू एन एक्सटेंट, इसका क्या मतलब है? और चीफ जस्टिस की तरफ जो इशारा किया गया है कि उसने साइड विद कर दिया लिबरल जस्टिस के साथ, राइट विंग का जस्टिस लेफ्ट विंग में चला गया, ये बात भी आर्टिकल में क्यों लिखी गई है? देखिए, राइट से लेफ्ट में गया, ये कोई गलत काम नहीं किया इसने। लेफ्ट से राइट में जाना भी गलत काम नहीं है। गलत काम ये है कि आप एक विंग को ही मार दो। जैसे जहाज का एक विंग आपने उड़ा दिया, तो एक पंख से जहाज तो नहीं उड़ सकता। कह रहा है ये जो बताया गया था, ये इसलिए बताया गया था दिखाने के लिए कि अमेरिका में दोनों धड़े जो हैं, हर जगह जो है उनको शामिल किया जाता है, चाहे जुडिशरी हो चाहे आम आदमी हो, राइट और लेफ्ट विंग के अंदर बैलेंस बना करके वो चलते हैं। हाईलाइट करने के लिए बताया था कि जो बाई पार्टीशन नेचर है रूलिंग का, समझ गए ना? बाई पार्टीशन मतलब लेफ्ट और राइट दोनों विंग को बाई पार्टीशन बोलेंगे आप, सरकार और ओपोजिशन बाई पार्टीशन। तो ये बताने के लिए बताया इन्होंने कि अमेरिका में हर चीज के दो पहलू होते हैं। बाकी ये सब कुछ लिखा है उल्टा पुल्टा मैंने लिख दिया है। सेकंड में जो बताया कि डिफैंग कर दिया है कुछ एक्सटेंट तक, ये इसलिए लिखा गया, क्यों लिखा गया भाई? ये बताने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैपेसिटी है एग्रेसिव टैरिफ की, अब वो रिड्यूस हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप सबको यही कहते हैं ना, टैरिफ लगा दूंगा 250-500। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि क्या टैरिफ खेल चलाते हो आप। तो ये डिफैंग कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप नाम के आदमी की ताकत को छीन लिया गया है ना। चलिए सेकंड का आंसर बनेगा। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। अच्छे लेवल का क्विज आज। ये एक रह गया यहाँ पे, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा या इसको छोड़ दूं। ये बुर्जुआ जो है आज आया नहीं वर्ड, लेकिन बहुत बार आता है। ठीक है, आज मैंने पूछ लिया आपसे, पुरानी वाली क्लास का रह गया। अब इन द एयर का मीनिंग पूछा आपसे। एक इनडायरेक्ट वे होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का, गोलमोल बातें करने का। जो गोलमोल बातें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब, सर्कमलोक्यूशन, सर्कमस्पेक्ट और सर्कमनेविगेट। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। कन्फर वर्ड को देख लेना, दूसरा इस वर्ड की वजह से मिल सकती है, और तीसरा इस वर्ड के आसपास आपको मिलेगी। चलिए क्लास को रैपअप करते हैं, कल आपसे मुलाकात लेंगे। कोई कमेंट्स, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, फीडबैक, तो खुला हुआ कमेंट सेक्शन आपके लिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं। चलिए गुड नाइट एंड साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।